आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए, जिस तरह हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, ये प्रैक्टिस सेट आपका चौथा होगा। इससे पहले हमने आपको 3 प्रैक्टिस सेट करवा दिया है। उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छी तरीके से देख लिया होगा। इसको पूरा देखिए और इसमें बनाइए और देखिए आपका कितना नंबर आ पा रहा है। अगर दोस्तों इसमें आपका 65 प्लस नंबर आ रहा है तो आपकी तैयारी अभी ठीक-ठाक हो रही है, ठीक है? तो चलिए, बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन को और इसमें देखिए कि आपका कितना नंबर आ पा रहा है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर से दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होगा। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर किसकी बात कर रहा है दोस्तों, तो मस्तिष्क की बात कर रहा है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। मस्तिष्क दोस्तों शरीर के अनुसार होता है, क्या बोलेंगे, शरीर के अनुसार होता है, ठीक है। शरीर के अनुसार होता है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मानव से दोस्तों बड़ा कौन है, मानव से बड़ा है आपका हाथी। तो हाथी का जो हो जाएगा दोस्तों मस्तिष्क बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है, अपवाद को एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। अपवाद में दोस्तों आपका आता है चींटी, क्या बोलेंगे, चींटी। चींटी देखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन इसके शरीर के अनुपात से इसका शरीर जो है कई गुना बड़ा होता है, क्या बोलेंगे, कई गुना बड़ा होता है। तो वही यहाँ पर पूछा है कि अनुपात से हिसाब से शरीर में किसका गुना सबसे बड़ा मस्तिष्क होता है, तो वो आपका हो जाएगा चींटी का। किसका हो जाएगा दोस्तों, चींटी। चींटी एक प्रकार का बोल सकते हैं कीट है। और बोल सकते हैं कीट किस में आता है दोस्तों, तो याद रखनी है आर्थ्रोपोडा में आता है। किस में आता है, आर्थ्रोपोडा में आता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन हो जाएगा, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ हो जाएगा आर्थ्रोपोडा, जिसमें कि क्या आते हैं, कीट आते हैं और मकड़ी आते हैं। कौन आते हैं, कीट आते हैं, मकड़ी आते हैं, याद रखनी है, झींगा आते हैं और बोल सकते हैं यहाँ पर से बिच्छू आते हैं। ये सभी सवाल जो है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर बताया। अगर हम लोग बात करेंगे हाथी दोस्तों, हाथी जो है एक प्रकार का मैमेलिया वर्ग का जीव है, यानी कि बोल सकते हैं स्तनधारी है। और हाथी का पूर्वज क्या कहलाता था दोस्तों, तो याद रखनी है, हाथी का पूर्वज जो कहलाता था, याद रखनी है, मैथन करके कुछ कहलाता था, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर से ध्यान दीजिएगा। चलिए, बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे से किस प्रकार पहचानते हैं। देखिए, मधुमक्खी में जो दोस्तों कॉलोनी होता है, उसका मतलब बोल रहा है कि एक दूसरे किस प्रकार से पहचानते हैं। तो आप देखे होंगे, मधुमक्खी हो गया या कोई भी दोस्तों कीट मकड़ी हो गया, वो दोस्तों एक ही लाइन में चलते रहते हैं। तो कैसे चलते हैं, जब पहला दोस्तों मधुमक्खी चलता है तो उसके द्वारा एक गंध छोड़ा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फेरोमोन्स, क्या बोलेंगे, फेरोमोन्स। तो ये चीज भी ध्यान दीजिएगा, फेरोमोन्स किसके द्वारा छोड़ा जाता है, तो पक्षी हो जाए या कीट मकड़ी हो जाए, इनके द्वारा छोड़ा जाता है। तो फेरोमोन्स एक विशेष प्रकार का क्या है, गंध है। और उसी गंध के माध्यम से दोस्तों अन्य सभी मधुमक्खी जो है, याद रखनी है, क्या चलती है, एक साथ चलती है। तो राइट आंसर यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए, मधुमक्खी जो दोस्तों होता है, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, उसमें कौन कौन से मधुमक्खी पाए जाते हैं, यहाँ से भी सवाल आपका पूछा है। तो एक आपका होता है दोस्तों क्वीन, क्या होता है, क्वीन होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रानी। रानी मधुमक्खी मात्र एक होते हैं। उसके बाद एक आपका होता है, याद रखनी है, जनन छर, याद रखनी है, नर पाए जाते हैं, ठीक है। इसकी संख्या जो होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्रोन, क्या बोलते हैं, ड्रोन। और इसका जो होता है दोस्तों, याद रखनी है, ये कम से कम जो है 3 से अधिकतम 4 पाए जाते हैं, ठीक है। और बाकी सब जो होता है, वो बाकी सब दोस्तों उसको बोला जाता है वर्कर। यानी कि बोल सकते हैं अन्य सभी मधुमक्खी जो है वो दोस्तों कार्य करना है कि छत्ता कहाँ लगाना है, नहीं लगाना है। ये मधुमक्खी की संरचना है। यहाँ पर एक बोल सकते हैं क्वीन होता है और इसका काम है, याद रखनी है, मधुमक्खी के में रानी का काम है सिर्फ सिर्फ और जो दोस्तों बच्चे पैदा करना, ठीक है। और ये जननक्षर नर जो पाए जाते हैं, इसका काम है कि मधुमक्खी के रानी को, याद रखनी है, हमेशा निषेचित करते रहना। और इनका काम है क्यार करना। और मधुमक्खी पालन को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे, एपीकल्चर। एपीकल्चर किससे संबंधित हो जाएगा, मधुमक्खी से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक मछली है। देखिए, मछली की बात करेंगे दोस्तों, तो मछली दोस्तों याद रखनी है, कौन एक मछली है, ये चीज पूछा गया। तो यहाँ पर से समुद्री घोड़ा दोस्तों एक प्रकार का वास्तविक मछली है। कई ऐसे मछली नाम होते हैं फिश, लेकिन वो फिश नहीं होते हैं। जैसे याद रखनी है, समुद्री घोड़ा हो गया। और यहाँ पर याद रखनी है लायन फिश, क्या बोलेंगे दोस्तों, लायन फिश। लायन फिश भी एक प्रकार का विशेष प्रकार का मछली है। उसके बाद याद रखनी है दोस्तों, हम लोग बोलेंगे फ्लाइंग फिश। क्या बोलेंगे दोस्तों, फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश भी एक प्रकार का क्या है दोस्तों, तो याद रखनी है, एक प्रकार का विशेष मछली है। लेकिन वहीं पर बात करेंगे, ये आपका वास्तविक मछली कौन कौन नहीं है, ठीक है। वास्तविक मछली की बात करेंगे, वो कौन कौन नहीं है, यहाँ पर से ये चीज ध्यान दीजिएगा। जैसे आपका हो गया क्रे फिश, क्या बोलेंगे, क्रे फिश। उसके बाद याद रखनी है सिल्वर फिश, क्या बोलेंगे, सिल्वर फिश। ये दोनों दोस्तों वास्तविक मछली नहीं है। उसके बाद आपको पूछा जाएगा स्टार फिश, क्या बोलेंगे, स्टार फिश। ये भी दोस्तों वास्तविक मछली नहीं है। उसके बाद याद रखनी है, आपको पूछा जाएगा डेविल फिश। ये भी दोस्तों वास्तविक मछली नहीं
नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको पूछा जाएगा, याद रखनी है कटल फिश, क्या बोलेंगे, कटल फिश। तो ये सब याद रखनी है, ये सब जो है दोस्तों वास्तविक मछली नहीं है। क्रे फिश हो गया, सिल्वर फिश हो गया, ये दोनों जो है याद रखनी है, सिलिंट्रेटा वर्ग के जीव हैं। स्टार फिश जो है आपका इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव हैं। डेविल फिश और कटल फिश, जिसको हिंदी में सिपिया बोलते हैं और इसको ऑक्टोपस बोलते हैं, तो ये दोनों मोलस्का प्राणी के जीव हैं, तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। वहीं बात करेंगे दोस्तों, ये सब जो है मछली जो पाया जाता है, मछली जो होता है दोस्तों, वो याद रखनी है अनियत तापी है। क्या है दोस्तों, अनियत तापी है, ठीक है। अनियत तापी किसको कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड इंसान, क्या बोलेंगे, कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड मतलब अपना शरीर के टेम्परेचर को वातावरण के अनुसार दोस्तों क्या होता है, बदलते रहता है। क्या होता है, बदलते रहता है, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे मछली में कितने कक्षीय हृदय पाए जाते हैं, तो याद रखनी है, इसमें दोस्तों 2 कक्षीय हृदय पाए जाते हैं। क्या बोलेंगे, 2 कक्षीय हृदय पाए जाते हैं, और इनमें दोस्तों जो होता है, एक अलिंद होता है और एक निलय होता है। और इसमें दोस्तों याद रखनी है, केवल जो है अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। क्या बोलेंगे, केवल अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, तो ये भी लगे हाथ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। देखिए 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय जो पाया जाता है, एक आपका उभयचर में पाया जाता है। क्या बोलेंगे, उभयचर में पाया जाता है, और एक आपको याद रखनी है सरीसृप में पाया जाता है। क्या बोलेंगे, सरीसृप में पाया जाता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। लेकिन उभयचर में दोस्तों क्या आता है, मगरमच्छ भी आता है। क्या बोलेंगे, मगरमच्छ भी आता है। ये दोस्तों एक ऐसे प्राणी हैं जो कि अपवाद की श्रेणी में आते हैं। सॉरी, सरीसृप में दोस्तों उभयचर आते हैं, और ये अपवाद में आते हैं, क्योंकि दोस्तों याद रखनी है, इसमें उभयचर होते हुए भी इसमें दोस्तों कितना हृदय कक्षीय पाया जाता है, तो याद रखनी है 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, उभयचर में कौन आ जाएगा दोस्तों, मेढक आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहीं पर से अगर हम लोग बात करेंगे जंतु जगत का, क्या बोलेंगे, जंतु जगत का दोस्तों याद रखनी है, उभयचर हम लोग किसको बोलेंगे, याद रखनी है, जंतु जगत का उभयचर किसको बोलेंगे, कई एग्जाम में पूछा गया, तो वो दोस्तों आपका मेढक हो जाएगा। उभयचर किसको कहते हैं, याद रखनी है, जो स्थल, क्या बोलेंगे, स्थल तथा जल दोनों पर रह सकते हैं, ठीक है। और याद रखनी है, मेढक एक ऐसा जीव है जो कि याद रखनी है, त्वचा के माध्यम से भी सांस लेते हैं, और पानी में जब रहते हैं तो गिल्स के माध्यम से सांस लेते हैं, और जब दोस्तों बोल सकते हैं कि स्थल पर रहते हैं, तो ये दोस्तों फेफड़ा के माध्यम से भी सांस लेते हैं। और इसका जो हृदय होता है वो कितना होता है, 3 कक्षीय हृदय होता है, जिसमें बोल सकते हैं 2 आपका क्या होता है, आलिंद होता है, और एक आपका क्या होता है दोस्तों, निलय होता है। ये सभी बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आप लोगों का बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। देखिए मतलब कहने का है कि ऐसा कौन सा, मतलब कि बोल सकते हैं अथी है जो कि मतलब सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं, तो वो भिन्न हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, कोशिका को कार्य के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, एक जंतु कोशिका और एक बोल सकते हैं पादप कोशिका। क्या बोलेंगे, एक जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो माइट्रोकोन्ड्रिया दोस्तों दोनों में पाया जाता है। कल के प्रश्न में था कि दोनों में कौन पाया जाता है, माइट्रोकोन्ड्रिया। माइट्रोकोन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं, तो माइट्रोकोन्ड्रिया का। इसका काम है, याद रखनी है, श्वसन प्रारंभ कराना। क्या बोलेंगे, श्वसन में दोस्तों मदद करना, और श्वसन किस रूप में करवाते हैं, तो एटीपी के रूप में करवाते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसका खोज किसके द्वारा किया गया था, तो अल्टमैन के द्वारा किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे कोशिका भित्ति, थोड़ी सी बात को समझिएगा। जैसे मान के चलिए दोस्तों, ये आपका कोशिका हो गया, ठीक है। कोशिका के ऊपर पाया जाता है, याद रखनी है, कोशिका झिल्ली। क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाया जाता है। और कोशिका झिल्ली जो है याद रखनी है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। लेकिन याद रखनी है, अगर हम लोग बात करेंगे पादप कोशिका में, इसके ऊपर एक विशेष प्रकार का झिल्ली पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलेंगे, कोशिका भित्ति बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। कोशिका भित्ति जो है सिर्फ और सिर्फ बोल सकते हैं पादप कोशिका में पाया जाता है, न कि जंतु कोशिका में। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका दोस्तों क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हरे पौधे में क्लोरोफिल के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है। क्लोरोफिल बनने के लिए दोस्तों तत्व अनिवार्य कौन हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों, मैग्नीशियम हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे पादप, क्या दोस्तों, पादप पौधा को दोस्तों याद रखनी है कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में। एक आपका होता है, याद रखनी है, क्रिप्टोगेम्स। क्या बोलेंगे, क्रिप्टोगेम्स होता है। और एक आपका होता है, याद रखनी है, बोल सकते हैं क्रिप्टोगेम्स, एक होता है फेंड्रोगेम्स। क्या बोलेंगे,
बोलेंगे फेनरोगैम्स होता है, ठीक है। क्रिप्टोगैम्स को बोलते हैं अपुष्पी पादप, फेनरोगैम्स को बोलते हैं पुष्पी पादप। अब अगर हम लोग बात करेंगे इसके अंतर्गत दोस्तों 3 आता है। एक आपका आता है थैलोफाइटा, क्या बोलेंगे? थैलोफाइटा आता है। और एक आपका आता है, याद रखनी है, ब्रायोफाइटा, क्या बोलेंगे? ब्रायोफाइटा। और एक आपका आता है टेरिडोफाइटा, क्या बोलेंगे? टेरिडोफाइटा आता है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। और फेनरोगैम्स में दोस्तों 2 आते हैं, एक आते हैं, याद रखनी है, एंजियोस्पर्म, क्या बोलेंगे? एंजियोस्पर्म। और एक आते हैं, याद रखनी है, जिम्नोस्पर्म, क्या बोलेंगे? जिम्नोस्पर्म, ठीक है। यानी कि बोल सकते हैं आवृत बीजी और अनावृत बीजी। तो ये सभी चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा। पादप जगत को इसी 2 जगत में बांटा गया है और ये दोस्तों इसका फाइलम हो गया। तो यहाँ से सवाल आपको पूछा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण का फॉर्मूला अगर आपको पता होगा, टोटल चीज बना सकते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में वायुमंडल से पौधे क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और याद रखनी है, मिट्टी से क्या ग्रहण करते हैं? जल ग्रहण करते हैं। और पौधे के पास क्या रहता है दोस्तों? तो याद रखनी है, क्लोरोफिल रहता है। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल रहता है। और याद रखनी है, ऊपर से क्या लेते हैं? प्रकाश लेते हैं, ठीक है। और ये किसका निर्माण करते हैं? तो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, C612O6। और क्या मुक्त करते हैं? जल को मुक्त करते हैं और हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। यहाँ देखिए, सूर्य का प्रकाश तो उपस्थिति है, जल भी अनिवार्य है, कार्बन डाइऑक्साइड तो अनिवार्य है, लेकिन ऑक्सीजन दोस्तों क्या हो रहा है? मुक्त हो रहा है। तो इसकी कोई भी जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्जिनोमीटर का प्रयोग करते हैं। देखिए, ऑक्जिनोमीटर जो है ये पौधे की वृद्धि नापने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और पौधे का दोस्तों जो आयु का हम लोग पता लगाते हैं, आयु का पता जो हम लोग लगाते हैं वो किससे लगाते हैं? तो याद रखनी है, वार्षिक वलय करके, क्या बोलेंगे? वार्षिक वलय की गिनती करके। वार्षिक वलय की याद रखनी है, गिनती करके हम लोग इनका पता करते हैं, ठीक है। और ये जो ऑक्जिनोमीटर का दिया था, ये किसके द्वारा दिया गया था, प्रतिपादन किया गया था? तो याद रखनी है, जगदीश चंद्र बसु के द्वारा, क्या बोलेंगे? जगदीश चंद्र बसु के द्वारा दिया गया था, ठीक है। चलिए, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन सा पौधा वृद्धि हार्मोन प्लांट हार्मोन है? देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर पादप हार्मोन, किसकी बात करेंगे? पादप हार्मोन। पादप हार्मोन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो याद रखनी है, 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, पहला जो आपका होता है वो होता है ऑक्जिन, क्या बोलेंगे? ऑक्जिन होता है। दूसरा की बात करेंगे तो वो आपका कहलाता है जिब्रेलिन, क्या बोलेंगे? जिब्रेलिन कहलाता है। तीसरा की बात करेंगे तो वो आपका कहलाता है, याद रखनी है, साइटोकाइनिन, क्या बोलेंगे? साइटोकाइनिन कहलाता है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करेंगे चौथा की बात करेंगे तो वो आपका कहलाता है, याद रखनी है, एब्सेसिक एसिड, क्या बोलेंगे? एब्सेसिक सेसिक, ठीक है, एब्सेसिक एसिड। और याद रखनी है, पांचवा जो आपका कहलाता है वो कहलाता है एथिलीन, क्या बोलेंगे? एथिलीन एक प्रकार का हार्मोन भी है और बोल सकते हैं गैस भी है। तो यहाँ पर से ध्यान दीजिएगा, ऑक्जिन हार्मोन का क्या काम है? याद रखनी है, पौधे में वृद्धि करना, क्या बोलेंगे? पौधे में दोस्तों वृद्धि करना किसका काम है? तो याद रखनी है, ये ऑक्जिन का काम है। जिब्रेलिन का है, याद रखनी है, फलों को बढ़ाना, क्या बोलेंगे? फलों को बढ़ाना, या बोल सकते हैं तनाव को बढ़ाना। साइटोकिनिन को काम है, याद रखनी है, ये भी पादप में वृद्धि करते हैं, लेकिन ये याद रखनी है दोस्तों, कोशिका विभाजन में भी मदद करते हैं, क्या बोलेंगे? कोशिका विभाजन जो होता है, याद रखनी है, उसमें दोस्तों मदद करते हैं। और कोई भी मतलब बोल सकते हैं जैसे धनिया है, ये सभी को दोस्तों याद रखनी है, ताज़ा रखने का काम कौन करता है? तो वो भी दोस्तों आपका साइटोकिनिन कहलाता है। एब्सिसिक एसिड को याद रखनी है, वृद्धि रोधक हार्मोन कहते हैं। और ये आपका जो है बिहार दरोगा 1275 में पूछा था कि वृद्धि रोधक हार्मोन किसको कहते हैं? एब्सिसिक एसिड को। ये याद रखनी है, जिब्रेलिन का उल्टा काम करता है, ठीक है। जिब्रेलिन का उल्टा काम करता है, तो ये याद रखनी है, पत्तों को दोस्तों झरने में मदद करता है। पत्तों में दोस्तों याद रखनी है, सॉरी, रोकने में मदद करता है। और जिब्रेलिन पत्ते को झरने में मदद करता है। एथिलीन एक प्रकार का गैस भी बोल सकते हैं, हार्मोन है। ये दोस्तों याद रखनी है, फलों को पकाने में कार्य करता है, क्या बोलेंगे? फलों में पकाने को कार्य करता है। अगर एक तरफ से बात करेंगे आप लोग, तो पूरा हमने जो है आपको पादप का दोस्तों हार्मोन पढ़ा दिया। इसी तरह से अगर आप पढ़िएगा तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बेहतर जाएगा, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। पढ़ने का यही होता है कि जौन भी टॉपिक है उसको अच्छी तरीके से समझ लेना, ठीक है। ABCD करने वाला कई है, वहां पर आप कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन हो जाएगा। इंसुलिन दोस्तों याद रखनी है, अग्नाशय के बीटा सेल से निकलती है। और मधुमेह रोग, स्ट्रोजन दोस्तों एक प्रकार का नरजनन हार्मोन, सॉरी, पुरुष जनन नर मादा जनन हार्मोन है। और थायरोक्सिन एक प्रकार का दोस्तों, ये याद रखनी है, थायराइड ग्लैंड से निकलती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन। देखिए, अगर आप लंबे समय तक कार्य करना चाहते हैं, क्या दोस्तों? लंबे समय तक कार्य करना चाहते हैं, तब आपको किसका प्रयोग करना होगा? कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करना होगा। कार्बोहाइड्रेट दोस्तों किससे किससे मिलकर बना होता है? तो याद रखनी है, कार्बन हो गया, ठीक है। उसके बाद याद रखनी है, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हाइड्रोजन।
और याद रखनी है ऑक्सीजन, क्या बोलेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर किसका निर्माण होता है, वो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। लेकिन आपको याद रखनी है इनसेट एनर्जी, यानी कि तुरंत एनर्जी चाहिए। तुरंत एनर्जी के लिए आपको किसका प्रयोग करना होगा, C6H12O6, यानी बोल सकते हैं ग्लूकोज का आपको निरंतर प्रयोग करना होगा, ठीक है। वहीं प्रोटीन का निर्माण जो होता है कार्बन से होता है, हाइड्रोजन से होता है, ऑक्सीजन से होता है, और इसमें एक तत्व मिल जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन, क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सूची एक को सूची दो के साथ मिलान करना है, चलिए मिलान करते हैं। सूची एक को सूची दो से मिलान करना है, चलिए मिलान करते हैं। देखिए विटामिन बी वन को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, तो याद रखनी है थायमीन बोलते हैं, क्या बोलेंगे, थायमीन बोलेंगे। विटामिन बी टू को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखनी है राइबोफ्लेविन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, राइबोफ्लेविन बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर से याद रखनी है विटामिन बी थ्री को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखनी है नियासिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नियासिन बोलते हैं। और ये दोस्तों आपका मतलब 1275 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। विटामिन बी फोर नहीं होता है, विटामिन बी फाइव होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखनी है पेंटोथोनिक एसिड, क्या बोलेंगे, पेंटोथोनिक एसिड, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और विटामिन बी सिक्स को क्या बोलते हैं, तो पैराडॉक्सिन बोलते हैं, क्या बोलेंगे, पैराडॉक्सिन बोलते हैं, ठीक है। विटामिन बी सेवन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखनी है बायोटीन बोलते हैं, क्या बोलेंगे, बायोटीन बोलेंगे, ठीक है। विटामिन बी एट नहीं होता है, विटामिन 8 होता है, 9 होता है, तो याद रखनी है इसको हम लोग बोलते हैं फिलोक्विनोन, क्या बोलेंगे, फिलोक्विनोन बोलेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग बात करेंगे विटामिन बी12 को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो याद रखनी है साइनोकोवलामिन, क्या बोलेंगे, साइनोकोवलामिन के नाम से जानते हैं, ठीक है, साइनोकोवलामिन के नाम से जानते हैं। ये 8 कॉम्प्लेक्स होते हैं विटामिन बी का, तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। हमने लगभग आपको सब बता दिया, तो आपको मिलान करना है। यहीं पर से थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग विटामिन का। जब विटामिन आया है तो इसको पूरी तरीके से समाप्त कर लेते हैं। विटामिन अगर हम लोग बात करेंगे तो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के। एक आपका होता है जल में घुलनशील विटामिन, और एक आपका होता है वसा में घुलनशील विटामिन। अगर हम लोग बात करेंगे विटामिन का खोज किसके द्वारा किया गया था, फंक नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं, और इसमें याद रखनी है KEDA, विटामिन बी, KEDA, ये सब दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन होता है। विटामिन ए का हम लोग अगर रासायनिक नाम की बात करेंगे तो वो आपका होता है रेटिनॉल, कौन होता है दोस्तों, रेटिनॉल। विटामिन बी का हमने बता दिया आपको थायमिन, और टोटल चीज इसके बारे में बता दिया। अगर विटामिन सी की बात करेंगे तो ये होता है, याद रखनी है एस्कॉर्बिक एसिड, क्या बोलेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन डी की अगर बात करेंगे तो ये होता है, याद रखनी है कैल्सीफेरोल, क्या बोलेंगे, कैल्सीफेरोल होता है। विटामिन ई की बात करेंगे तो ये आपका कहलाता है टेकोफेरोल, क्या बोलेंगे, टेकोफेरोल कहलाता है, ठीक है। ये सभी चीज को एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या होता है, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग DTO से संबंधित करते हैं। और यहीं पर सिर्फ जल का फार्मूला पूछेगा, वो दोस्तों हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है, यानी कि H2O होता है। ड्यूटेरियम का इस प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो याद रखनी है परमाणु भट्ठी में दोस्तों, याद रखनी है इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं, किस में करते हैं, मंदक या शीतलक के रूप में दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखनी है ड्यूटेरियम ऑक्साइड का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क। देखिए आपके एग्जाम में एक अयस्क से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो अयस्क मतलब क्या होता है, एल्युमिनियम का अयस्क क्या कहलाता है, बॉक्साइड। एल्युमिनियम की परमाणु संख्या कितना होता है, 13 होता है, और इसका परमाणु भार कितना होता है, 27 होता है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कैल्साइट दोस्तों किसका होता है, तो याद रखनी है कैल्शियम का होता है, क्या बोलेंगे, कैल्शियम का दोस्तों एस कैल्सियाइट कहलाता है। गेलेना दोस्तों किसका कहलाता है, सीसा का अयस्क, क्या बोलेंगे, सीसा। कैलामाइन दोस्तों याद रखनी है जिंक का अयस्क कहलाता है। यहाँ पर से और दो तीन चीज को एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको पूछ देगा दोस्तों, याद रखनी है चांदी का अयस्क क्या कहलाता है, ठीक है। आपको यहाँ से पूछ सकता है सोना का अयस्क क्या कहलाता है। और एक इंपॉर्टेंट कॉपर, जो कि BPSC भी पूछा है, आपको पूछ सकता है आगे। चांदी का याद रखनी है अर्जेंटाइट, क्या बोलेंगे, अर्जेंटाइट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग बात करेंगे सोना का होता है केल्वेराइट, क्या बोलेंगे, केल्वेराइट, ठीक है। और याद रखनी है कॉपर का होता है पायराइट, क्या बोलेंगे, पायराइट। तो ये सभी चीज एकदम आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका सवाल बनता ही बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है, CaOCl2 होता है, ठीक है, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 में है। बेकिंग सोडा का हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि NaHCO3, ठीक है। तो ये सब चीज एकदम याद रखनी है, यहाँ से आपको एक सवाल मिलेगा। बासिंग
पाउडर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सोडियम कार्बोनेट। इसका फार्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4 इंटू, याद रखनी है, हाफ H2O। इसी को बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, और हाफ को हेमी बोलते हैं, इसको हाइड्रेट बोलते हैं। ये हो जाएगा 4, यानी 3 1 2 4। 3 1 2 4 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी को एकदम ध्यान दीजिएगा। यहाँ से एक और फार्मूला को ध्यान दीजिएगा, जिप्सम। क्या बोलेंगे? जिप्सम। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 इंटू, याद रखनी है, 2H2O। तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी सवाल आपको पूछा जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? अगर हम लोग परमाणु के न्यूट्रॉन की खोज करेंगे तो ये हो जाएगा, याद रखनी है, चेडविक के द्वारा। और रदरफोर्ड ने किसका किया था दोस्तों? नाभिक का खोज किया था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और नाभिक दोस्तों ये होता है, नाभिक में कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन दोस्तों इसका चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर प्रोटॉन का बात करेगा तो प्रोटॉन का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी चीज पूछ सकता है। तो याद रखनी है, प्रोटॉन का खोज जो किया था, ये जे थॉम्स सॉरी प्रोटॉन का खोज दोस्तों गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। क्या बोलेंगे? गोल्ड स्टीन के द्वारा। कहीं कहीं रदरफोर्ड भी देखने को मिलेगा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। और जे थॉमसन ने दोस्तों किसका खोज किया था? तो याद रखनी है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, ठीक है। और यहाँ पर न्यूट्रॉन हमने पहले ही बता दिया, जेम्स चेडविक के द्वारा खोज की गई थी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यास्त के समय। सूर्यास्त के समय दोस्तों बोल रहा है सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि। देखिए, सूर्यास्त के समय दोस्तों याद रखनी है, सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि आपको पता होगा कि लाल रंग का दोस्तों क्या होता है? लाल रंग का प्रकीर्णन जो है, प्रकीर्णन क्या होता है? याद रखनी है, सबसे कम होता है। क्या होता है? सबसे कम होता है। और बैगनी रंग का प्रकीर्णन जो है, क्या होता है दोस्तों? बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। क्या होता है? सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर से आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। लाल रंग अन्य रंगों की अपेक्षा प्रकीर्णन अधिक, लाल रंग अन्य रंगों की अपेक्षा कम प्रकीर्णन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सूर्य का लाल दिखाना, बैगनी दिखाना, ये सब जो घटना कहलाता है, वो प्रकाश का प्रकीर्णन घटना कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन घटना कहलाती है, ठीक है। चलिए, आकाश नीलाद पड़ता है, तो ये दोस्तों हमने पहले बता दिया, नीला प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश। देखिए, एक होता है, याद रखनी है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बोलेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करेंगे तो जब कोई प्रकाश दोस्तों, याद रखनी है, अगर हम लोग बात करेंगे सघन माध्यम से, कहाँ दोस्तों? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, तो उसको दोस्तों हम लोग प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। अब आपके मन में आता होगा, सघन क्या होता है, विरल क्या होता है? सघन दोस्तों याद रखनी है, जहां प्रकाश की चाल न्यूनतम हो। प्रकाश की चाल क्या हो दोस्तों? न्यूनतम हो। और विरल अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों प्रकाश की चाल क्या हो? अधिकतम हो। क्या बोलेंगे? अधिकतम हो। अब देख लीजिए दोस्तों, हीरे में दोस्तों प्रकाश की चाल क्या होती है? अधिकतम होती है। और कांच में दोस्तों क्या होती है? कम होती है। तो ये तो गलत हो जाएगा। जल में प्रकाश की चाल कम होती है कांच की अपेक्षा, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर से प्रकाश का पूर्ण अंतरीकरण का दोस्तों याद रखनी है, ऑप्टिकल फाइबर। क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल फाइबर जो दोस्तों काम करते हैं, किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। और याद रखनी है, मतलब बोल सकते हैं रेगित स्थान में। क्या बोलेंगे? रेगित स्थान में दोस्तों याद रखनी है, मृग मरीच का। क्या बोलेंगे? मृग मरीच का किसका उदाहरण है? ये भी दोस्तों प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है। हीरा का चमकना। क्या बोलेंगे? हीरा का चमकना, ये सभी किसका उदाहरण है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ये सभी बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लेंस की शक्ति मापी जाती है, डायोप्टर में मापी जाती है। ल्यूमेंस दोस्तों किसका SI मात्रक है? तो याद रखनी है, ज्योति फ्लक्स का हो जाएगा। क्या बोलेंगे? ज्योति फ्लक्स का हो जाएगा, ठीक है। कंडला दोस्तों किसका हो जाएगा? तो याद रखनी है, ज्योति तीव्रता का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ज्योति तीव्रता का हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फ्यूज का सिद्धांत है, फ्यूज दोस्तों याद रखनी है, ताप पर काम करता है, फ्यूज टेम्परेचर को न्यूट्रल करता है, तो विद्युत का उष्मीय प्रवाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊष्मीय प्रवाह। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे फ्यूज, किसकी बात करेंगे दोस्तों? फ्यूज। फ्यूज याद रखनी है दोस्तों, किसके किसके बना होता है? तो याद रखनी है, कांसा एवं शीशा का बना होता है, ठीक है। और अगर सॉरी, शीशा एवं टीन का बना होता है, तो यहाँ पर कांसा को हटा दीजिए। और फ्यूज का अगर हम लोग बात करेंगे, इसमें दो तीन चीज याद रखनी है। इसका दोस्तों तार क्या होना चाहिए? याद रखनी है, तार पतला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तार पतला होना चाहिए। और याद
याद रखनी है, तार दोस्तों क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। अगर भीतर जाके क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह के क्वेश्चन बना पूछ सकते हैं। पर याद रखनी है फ्यूज का जो है प्रतिरोध जो होना चाहिए दोस्तों, प्रतिरोध क्या होना चाहिए? याद रखनी है उच्च होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। और अगर हम लोग बात करेंगे गलनांक जो होना चाहिए, गलनांक दोस्तों निम्न होना चाहिए। आप एग्जाम दे के आइएगा और इससे मिलाइएगा। अगर दोस्तों आपका 40 प्लस क्वेश्चन नहीं लड़ा तब आप हमको बोलिएगा, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर जाके उल्टाइएगा और बनाइएगा, देखिए कितना क्वेश्चन दोस्तों डिस्कशन से मिलेगा, ना कि हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है? चलिए, प्रासरव वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। देखिए, ध्वनि जो है दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा। एक आपका कहलाता है श्रव ध्वनि, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑडिबल ध्वनि, ठीक है? और एक आपका कहलाता है, याद रखनी है, प्रासरव ध्वनि। क्या बोलेंगे? प्रासरव ध्वनि, जिसको हम लोग बोलते हैं बोल सकते हैं सोनिक वेव, ठीक है? स्वरव ध्वनि। और एक आपका कहलाता है अपस्रव ध्वनि। क्या बोलेंगे? अपस्रव ध्वनि, ठीक है? यहाँ पर से ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपका जो कहलाता है दोस्तों सरव ध्वनि, ये दोस्तों मनुष्य के द्वारा सुना जाता है, तो ये 20 हर्ट्ज से होता है, कितना? 20,000 हर्ट्ज तक होता है, ठीक है? ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और प्रासरव ध्वनि जो होता है दोस्तों, ये याद रखनी है, 20,000 हर्ट्ज से दोस्तों अधिक वाला ध्वनि को क्या बोलते हैं? तो याद रखनी है, इसको बोलते हैं प्रासरव ध्वनि। और याद रखिए, अपस्रव ध्वनि की बात करेंगे तो ये 20 हर्ट्ज से जो कम होता है, फुसफुसाना जो होता है, वो दोस्तों अपस्रव ध्वनि होता है। तो प्रासरव ध्वनियाँ 20,000 हर्ट्ज से अधिक, अब जितना अधिक हो सकता है 2 लाख 3 लाख, वो आप पे निर्भर करता है, ठीक है? चलिए, आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है? देखिए, कहीं भी दोस्तों अगर आपको बुझाना है, क्या बुझाना है? आग को बुझाना है दोस्तों, याद रखनी है, आग को बुझाना है तो वहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करना होगा? ऑक्सीजन की प्रवाह को कम करना होगा। ऑक्सीजन की प्रवाह को क्या करना होगा? कम करना होगा। और ऑक्सीजन की प्रवाह को कम कौन करेगा? CO2 करेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड करेगा। अगर हम लोग बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रयोग करते हैं, तो हम लोग क्या लेते हैं? NaHCO3 लेते हैं। और इसमें अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें कोई भी अम्ल ले सकते हैं, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि कोई भी अम्ल ले, इससे हम लोग किसका प्रयोग कर लगते हैं? CO2 का प्रयोग कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखनी है, सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, और यहाँ पर कोई भी अम्ल एनीबॉडी ले सकते हैं, ठीक है? तो सोडियम कार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या HCl, जो भी बोल सकते हैं, हाइड्रोलिक अम्ल, कोई भी अम्ल का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, ये तो इजी सवाल है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दूध, दूध में पाया जाएगा, तो ये दूध हो जाएगा, ठीक है? एसिटिक अम्ल दोस्तों किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? खट्टे पदार्थ, नींबू हो जाएगा। और ब्यूटरिक अम्ल दोस्तों याद रखनी है, मक्खन में पाया जाता है। 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आगे की बात करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए, सीएनजी में दोस्तों कौन गैस भरा जाता है? मीथेन और एथेन होते हैं प्रमुख घटक, ठीक है? ये 3 हो जाएगा। एलपीजी में दोस्तों याद रखनी है, इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, तो ये 2 हो जाएगा। कोल गैस में दोस्तों जो भरा जाता है, हाइड्रोजन, मेथेन, कार्बन, तो ये 4 हो जाएगा। और वाटर गैस में दोस्तों याद रखनी है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन भरा जाता है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो एक होता है हाइड्रोजन गैस जल, और एक होता है वाटर जल। तो वाटर जल में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, तो 3 2 4 1, 3 2 4 1 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? देखिए, उर्वरक का उपयोग करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? एनपीके का। एन मतलब हो गया, याद रखनी है, नाइट्रोजन। क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन। पी मतलब हो गया दोस्तों, याद रखनी है, फास्फोरस। क्या बोलेंगे? फास्फोरस हो गया। और के मतलब हो गया, याद रखनी है, पोटेशियम। क्या बोलेंगे? पोटेशियम हो जाएगा। तो सबसे अधिक किसका प्रयोग करते हैं? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडल में टोटल 78% है, और इसका जो खाद में प्रयोग करते हैं हम लोग 46% के रूप में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। सबसे अधिक पूछेगा तो नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, ठीक है? चलिए, तो हमने दोस्तों 25 क्वेश्चन आपको साइंस के करवाए। कैसा लगा साइंस का क्वेश्चन, ये भी आपको कमेंट करनी है, ठीक है? और वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम भी मोटिवेट हो पाए और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाए, ठीक है? चलिए, निम्नलिखित राज्यों में से 2 भाइयों हरिहर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, याद रखनी है, एक साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य। क्या बोलेंगे? विजयनगर साम्राज्य।
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो की गई थी किसके द्वारा किया गया था? दो भाई, याद रखनी है, हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। और इसकी स्थापना जो की गई थी कब की गई थी? 1336 में किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। और इसकी राजधानी कहाँ पर बनाएगी दोस्तों? हम्पी को बनाया गया। कहाँ पर? हम्पी को। लेकिन यहाँ से रिलेटेड आपका बिहार दरोगा एग्जाम एक और चीज पूछा है। एक था दोस्तों बहमनी साम्राज्य। क्या बोलेंगे? बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य की बात करेंगे तो इसका जो स्थापना किया गया था 1347 ईस्वी में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? हसन गंगू के द्वारा किया गया था। एक था बहमनी साम्राज्य और एक था विजयनगर साम्राज्य। इस दोनों के बीच दोस्तों युद्ध होता है। और उस युद्ध का नाम क्या कहलाता है? तालीकोटा का युद्ध। यही भी दरोगा पूछा है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखनी है 1565 ईस्वी में। हो सकता है क्वेश्चन अब अंदर जाके पूछ सकता है। तो 1565 में जो तालीकोटा का युद्ध हुआ है, इससे किसका पतन हुआ है, ये चीज पूछेगा। तो याद रखनी है विजयनगर साम्राज्य का इसमें क्या हुआ है? पतन हुआ है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और तालीकोटा युद्ध का जो अन्य नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखनी है, राक्षस तांगड़ी का युद्ध। क्या बोलेंगे? राक्षस तांगड़ी का युद्ध बोलते हैं। और इसी को हम लोग बोलते हैं बन्नी हट्टी का युद्ध। क्या बोलेंगे? बन्नी हट्टी का युद्ध के नाम से भी हम लोग इसी युद्ध को जानते हैं। ये सभी चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था? शंकराचार्य। क्या हो जाएगा? शंकराचार्य। और रामानंद ने क्या किया था दोस्तों? याद रखनी है विशिष्टाद्वैतवाद। क्या बोलेंगे? विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? रामानंद ने। और याद रखनी है एक होता है द्वैताद्वैतवाद। क्या बोलेंगे? द्वैताद्वैतवाद, ये किसने दिया था? तो माधवाचार्य ने। किसने दिया था दोस्तों? माधवाचार्य के द्वारा दिया गया था। तो ये सभी भी ध्यान दीजिएगा, कई चीज पूछा गया। अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों भक्ति आंदोलन, किसकी बात करेंगे? भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन को दोस्तों याद रखनी है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत किसने लाया? दक्षिण भारत से उत्तर भारत किसने लाया? ये बिहार दरोगा पूछा है। तो याद रखनी है, ये कौन हो जाएंगे? रामानंद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों? रामानंद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? देखिए, कलकत्ता की अगर हम लोग बात करेंगे तो कलकत्ता शहर का जो स्थापना किया गया था, ये तीन गांव को मिला के किया गया था। एक था आपका, याद रखनी है, सूती नाता। क्या बोलेंगे? सूती नाता। एक आपका था, याद रखनी है, कालीकट। क्या बोलेंगे? कालीकट। और एक आपका था, याद रखनी है, गोविंदपुर। क्या बोलेंगे? गोविंदपुर। ये तीनों गांव को मिलाकर कलकत्ता शहर और किसने बसाया था? जॉब चारनॉक ने। क्या बोलेंगे? जॉब चार्नॉक। तो जॉब चार्नॉक राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, सूची एक को सूची दो से देखिए, इलाहाबाद की संधि कब होती है? 22 अक्टूबर 1764 को। आपको पता होगा दोस्तों क्या होता है? एक बक्सर का युद्ध होता है, जिसके दौरान इलाहाबाद का संधि 1765 में होता है। तो एक का हो जाएगा 4। मंगलौर की संधि दोस्तों कब की जाती है? तो याद रखनी है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है, उसमें दोस्तों मंगलौर की संधि की जाती है। और कब की जाती है? तो याद रखनी है, ये जो किया जाता है 1782 में किया जाता है। नहीं सॉरी, 1700 मतलब बोल सकते हैं 1782 में नहीं दोस्तों, ये जो किया जाता है 1769 में किया जाता है। ठीक है, 1769 नहीं, 1782 ही होगा। ठीक है दोस्तों, 1700। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1780 से लेकर 82, फिर से 84। तो ये 84 में की गई थी, तो ये दो हो जाएगा। ठीक है, सलाबाई की संधि 1782 ईस्वी में किया गया था। याद रखनी है, मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। तो 4-2-1-3, 4-2-1-3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही रूप से सुमेलित है? देखिए, अस्थाई बंदोबस्त का जनक कॉर्नवालिस हो जाएगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं, याद रखनी है, इसको जो हम लोग बोलते हैं दोस्तों, सूर्यास्त कानून के नाम से जानते हैं। और ये दोस्तों बंगाल और बिहार में था। और बोल सकते हैं मतलब कि 31% भूभाग पर दोस्तों ये लागू था। और बोल सकते हैं इसमें जो है ये 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। तो ये बिल्कुल ठीक है। और रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो और याद रखनी है कर्नल रीड के द्वारा चलाया गया था। और 1820 ईस्वी में चलाया गया था। और ये परे भूभाग पर 51% पर था। और सबसे अधिक बोल सकते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था ही लागू था। महलवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था। और ये 1822 ईस्वी से प्रभावी हुआ। और बोल सकते हैं ये 19% भूभाग पर लगाया गया था। यहाँ पर से राइट आंसर 1 2 3 हो जाएगा। इसको एकदम याद रखिएगा, यहाँ से एक सवाल फिक्स से पूछेगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं है, यहाँ पर देखिए, मोपला विद्रोह केरल में 1921 ईस्वी में हुआ था, तो ये बिल्कुल ठीक है। कोल विद्रोह दोस्तों गुजरात में किया गया था, बिल्कुल ठीक है। कुका विद्रोह 1831-32 में पंजाब भगत जवाहर मर के नेतृत्व में किया गया था, बिल्कुल ठीक है। चुआर विद्रोह दोस्तों मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि कहाँ पर किया गया था? पश्चिम बंगाल में किया गया था। तो यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर से याद रखनी है एक आपको संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह के बारे में बार बार पूछा जाता है। संथाल विद्रोह जो किया गया था कहाँ पर किया गया था? तो याद रखनी है झारखंड में
किया गया था। और इसमें कौन-कौन भाग लिए थे? सिद्धू और कान्हू। क्या बोलेंगे? सिद्धू और कान्हू भाग लिए थे। और सिद्धू कान्हू के अलावा याद रखनी है चांद भैरव को भी ध्यान दीजिएगा। क्या बोलेंगे? चांद भैरव, ठीक है? यहाँ से भी सवाल आपको पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन था जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? तो ये हो जाएगा ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में कहाँ पर किया गया था? तो मुंबई में किया गया था। तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। और इसकी एक रचना भी है जिसको हम लोग बोलते हैं गुलामगिरी। गुलामगिरी किसकी रचना है? तो याद रखनी है ज्योतिबा फूले की रचना है, ठीक है? तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, समाचार दर्पण के लेखक कौन हो जाएंगे? जेसी मार्समैन हो जाएंगे। तो चार हो जाएंगे। मिरातुल अखबार किसका है दोस्तों? राजा राम मोहन राय का। केसरी दोस्तों किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। यंग इंडिया के संस्थापक कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी। और ये दोस्तों बीपीएससी पूछ चुका है, ठीक है? तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर से हो जाएंगे 4 1 2 3। 4 1 2 3 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभियुक्त किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? ये चीज याद रखनी है। 1916 अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन हो जाएगा। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो अंबिकाचरण मजमूदार के द्वारा। क्या बोलेंगे? अंबिकाचरण मजमूदार के द्वारा की गई थी। और 1916 में दोस्तों याद रखनी है, बाल गंगाधर तिलक किससे संबंधित थे? गरम दल से थे। किससे थे? गरम दल से। 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। और 1907 के सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल विभाजित हो जाते हैं। और यही दोस्तों नरम दल और गरम दल 1916 के लखनऊ अधिवेशन में एक होते हैं, ठीक है? और इस तरफ से दोस्तों सिग्नेचर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है? गरम दल के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, ये बोल सकते हैं बाल गंगाधर तिलक। और दोस्तों मुस्लिम लीग के द्वारा किसके द्वारा किया जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। ये पिछला बार प्रश्न पूछा गया था, ठीक है? तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखनी है रास बिहारी घोष के द्वारा। रास बिहारी घोष याद रखनी है, ठीक है? 1906 का हो जाएगा, याद रखनी है दादा भाई नौरोजी कलकत्ता अधिवेशन। 1905 में याद रखनी है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। यहीं पर अगर हम लोग बात करेंगे कांग्रेस, कांग्रेस का गठन कब किया गया था दोस्तों? 1885 को किया गया था, ठीक है? और 1885 को जो किया गया था, कहाँ पर किया गया था? बम्बई में किया गया था। और इसकी पहली बैठक की कहाँ पर की गई थी? तो बम्बई में ही किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? डब्ल्यू सी बनर्जी के द्वारा, यानी कि भूमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। और इसका स्थापना जो किया गया था किसके द्वारा? तो याद रखनी है ए ओ ह्यूम के द्वारा। ये दोनों क्वेश्चन आपका बिहार दरोगा पूछा है, ठीक है? तो इसको भी याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से काल क्रमोन्नित क्रम में व्यवस्थित करें। चलिए व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ था, याद रखनी है, ये फरवरी 1918 में हुआ था, ठीक है? चंपारण सत्याग्रह पता होगा आपको, 1917 में हुआ था। खेरा सत्याग्रह याद रखनी है, 22 मार्च 1918 को किया गया था। और याद रखनी है रॉलेट एक्ट, ये 1930 में किया गया था। यहाँ पर से अगर हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले 4 हो जाएगा, फिर 2, फिर 1, फिर 3। 4 2 1 3 देखिए कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और ये सभी जो है जितने भी आंदोलन किए गए थे, सभी आंदोलन किसके द्वारा किए गए थे दोस्तों? तो याद रखनी है महात्मा गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? महात्मा गांधी जी के द्वारा सभी आंदोलन को अंजाम दिया गया था। चलिए किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना किया? आप लोग पढ़े होंगे एक 1919 का अधिनियम। इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखनी है, मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड याद रखनी है, सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं, ठीक है? मेंटेग्यू उस तरफ याद रखनी है भारतीय सचिव के पद पर थे। और चेम्सफोर्ड दोस्तों भारत के वायसराय के पद पर थे। इन्हीं के द्वारा 1919 का भारत शासन अधिनियम आता है। और सबसे पहली बार याद रखनी है प्रांतों में, क्या बोलेंगे? प्रांत मतलब राज्य। प्रांतों में दोस्तों द्वैत शासन जो लगाया गया, प्रांतों में द्वैत शासन इन्हीं अधिनियम के द्वारा लगाया गया। लेकिन वहीं पर बात करेगा दोस्तों, एक अधिनियम आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 के भारत शासन अधिनियम में याद रखनी है, प्रांत में दोस्तों क्या किए? द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। क्या बोलेंगे? प्रांत में द्वैत शासन क्या कर दिए? समाप्त कर दिए। और ये कहाँ पर लगा दिए? केंद्र में। केंद्र में द्वैत शासन बात करेगा किस अधिनियम के द्वारा लगाया गया? तो वो दोस्तों आपका हो जाएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। और प्रांत में पूछेगा तो वो हो जाएगा आपका, याद रखनी है, 1919 का अधिनियम, ठीक है? ये चीज ध्यान दीजिएगा। 1919 के अधिनियम के प्रावधान के द्वारा ही सबसे बार पहली बार जो है, याद रखनी है, महिला को दोस्तों वोट देने का अधिकार मिला। क्या बोलेंगे? महिला को दोस्तों वोटिंग का अधिकार कब मिला? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा, ठीक है? ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1919 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो है उपयोग करके आंदोलन का दोस्तों तिथिक्रम स्थल रखिए। देखिए खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। तो सबसे पहले दो हो जाएगा, दो के बाद आपका तीन हो जाएगा, तीन के बाद एक, एक के बाद चार, तो दो तीन एक चार कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संचालित किया? कितना बार क्वेश्चन हो गया है? जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902 ईस्वी में याद रखनी है कहाँ पर किया गया था? सिवान में दोस्तों किया गया था। और याद रखनी है सिताब दियारा गांव में किया गया था। और इसका मृत्यु जो हुआ था दोस्तों 1979 ईस्वी में। ये भी दोस्तों आपका एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और याद रखनी है दोस्तों ये जब बोल सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था, ये किस जेल में बंद थे? हजारीबाग जेल में बंद थे, कई बार हमने बता दिया। और भागकर दोस्तों कहाँ चल गए थे? तो याद रखनी है नेपाल। और नेपाल जाकर दोस्तों उन्होंने किसका गठन किया? ये क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखनी है आजाद दास्ता का गठन किया। और आजाद दास्ता का गठन किसके द्वारा किया गया था? कब किया गया था? तो 1943 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। चलिए हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है? खारबेल के। किसमें दोस्तों? खारबेल के जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा बस्ती और नदी। देखिए हड़प्पा जो है किस नदी के तट पर है? रावी नदी, तीन हो जाएगा। कालीबंगा दोस्तों याद रखनी है, ये जो हो जाएगा घग्घर नदी के तट पर, ठीक है। और लोथल दोस्तों याद रखनी है भोगवा नदी गुजरात हो जाएगा। रोपर दोस्तों सतलज नदी पंजाब हो जाएगा। 3 2 1 4, 3 2 1 4 ऑप्शन नंबर ए में है। बहुत ही ईजी सवाल है, ये सब सवाल आप आराम से कर सकते हैं। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे सभी नदी को वैदिक काल में दोस्तों अलग अलग नामों से जाना गया है। जैसे यहाँ पर से आपको पूछा जा सकता है सतलज नदी, क्या बोलेंगे? सतलज नदी को किस नाम से जानते हैं, ठीक है। और याद रखनी है सतलज हो गया, रावी हो गया, ठीक है। उसके बाद याद रखनी है ब्यास आपका हो गया। उसके बाद याद रखनी है झेलम आपका हो गया। उसके बाद बोल सकते हैं आपका चिनाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? चिनाब हो जाएगा। उसके बाद बोल सकते हैं गंडक हो जाएगा। ये सब नदी का जो है बोल सकते हैं वेद में कुछ और नाम है। जैसे सतलज को क्या बोलते हैं? शतुद्री नदी बोलते हैं, ठीक है। रावी को क्या बोलते हैं? तो याद रखनी है परुष्णी नदी के नाम से जानते हैं। और बोल सकते हैं ब्यास को बोलते हैं बिपाशा नदी, ठीक है। और झेलम को बोलते हैं बितस्ता नदी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। चिनाब को बोलते हैं अस्कनी नदी, क्या बोलते हैं? अस्कनी नदी। और गंडक को बोलते हैं सदानीरा नदी। तो ये सभी जो है याद रखनी है वैदिक काल में नाम है। इस नाम को एकदम याद रखनी है। यहाँ से ये सतुद्री, परुष्णी और अस्कनी ये दोस्तों आपका बिहार दरोगा में ही पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सूची एक को देखिए यहाँ पर दोस्तों ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोलते थे? ऐतरेय बोलते थे, या तो बोलते थे याद रखनी है कौसुतकी, क्या बोलेंगे? कौसुतकी, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, तीन हो जाएगा। सामवेद को पढ़ने वाले को पंचविश बोलते थे, या याद रखनी है षड्विश बोलते थे, क्या बोलते थे? षड्विश बोलते थे, चार हो जाएगा। और अथर्ववेद को पढ़ने को गौपथ कहते थे। और याद रखनी है यजुर्वेद को शतपथ बोलते थे। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये तीर्थकर है जैन धर्म का और इसका लक्ष्य मतलब बोल सकते हैं प्रतीक चिन्ह है। आदिनाथ का क्या हो जाएगा? वृषभ हो जाएगा। और बोल सकते हैं यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे मल्लीनाथ का क्या हो जाएगा? तो मल्लीनाथ का दोस्तों हो जाएगा जल कलश, ठीक है। तो ये चार हो जाएगा। पार्श्वनाथ का क्या हो जाएगा? सांप हो जाएगा। और संभवनाथ का क्या हो जाएगा? घोड़ा यानी कि अश्व हो जाएगा। तो 1 4 3 2, 1 4 3 2 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में। यहीं पर याद रखनी है जैन धर्म के दोस्तों जो अंतिम तीर्थकर हुए महावीर स्वामी, क्या बोलेंगे? महावीर स्वामी हुए। महावीर स्वामी का अगर हम लोग प्रतीक चिन्ह की बात करेंगे तो वो आपका हो जाएगा सिंह। क्या हो जाएगा दोस्तों? सिंह हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ये सुभद था। कौन था दोस्तों? सुभद था। और सुभद के द्वारा ही गौतम बुद्ध को याद रखनी है सुअर का मांस परोस दिया गया था, जिसके चलते जो है याद रखनी है इनका मृत्यु हो जाता है। और कुशीनगर में ही इनका मृत्यु हो जाता है। अगर हम लोग गौतम बुद्ध की बात करेंगे, गौतम बुद्ध से रिलेटेड याद रखनी है दोस्तों जब इन्होंने जो है घर छोड़ा, गृह त्याग किया, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। गृह त्याग जब किया तो उसको हम लोग बोलते हैं बौद्ध धर्म में बोलता है महाविनिष्कर्मण, क्या बोलेंगे? महाविनिष्कर्मण के नाम से जानते हैं। जब सबसे पहला उपदेश दिया दोस्तों तो उसको किस नाम से जानता है? तो याद रखनी है धर्म चक्र प्रवर्तन, क्या बोलेंगे? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानता है। और याद रखनी है ज्ञान की जो प्राप्ति हुई दोस्तों उनको किस नाम से जानते हैं? संबोधि के नाम से जानते हैं। और याद रखनी है गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ उसको किस नाम से जानते हैं? तो महापरिनिर्वाण, क्या बोलेंगे? महापरिनिर्वाण। तो ये चार वाक्य हैं, इसको एकदम याद रखनी है। यहाँ से आपका सवाल बनता है। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ।
नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, राजगिरी का राजकीय चिकित्सक जीवक जिसे गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता है, उसका नाम था। देखिए, एक था दोस्तों, याद रखनी है, आपको पता होगा हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना 544 बीसी में करता है और किसके द्वारा किया जाता है? बिंबिसार के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? बिंबिसार। और बिंबिसार के ही दरबार में एक, याद रखनी है, चिकित्सक रहता था जिसका नाम था जीवक। और जीवक की दोस्तों माँ को बोलता था गणिका। गणिका का मतलब बौद्ध धर्म में क्या होता था? याद रखनी है, वैश्या। क्या बोलेंगे? वैश्या। और याद रखनी है, इन्हीं का मतलब बोल सकते हैं, इन्हीं को गौतम, मतलब बौद्ध धर्म में बोला गया गणिका को अम्रावली। क्या बोलेंगे? आम्रपाली के नाम से जाना गया। तो यहाँ पर से याद रखनी है, जीवक का दोस्तों माता का नाम क्या हो जाएगा? आम्रपाली के रूप में जाना गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? देखिए, अभी जो 33 पोस्ट का दोस्तों एसआई का मतलब मेंस का एग्जाम हुआ, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, अशोक, अशोक के कई अभिलेख हुए, जैसे ब्राह्मी हुए, खरोष्ठी हुए, और बोल सकते हैं अरमाइक हुए और देवनागरी हुए। लेकिन उसमें जो याद रखनी है, खरोष्ठी लिपि जो थे दोस्तों, खरोष्ठी लिपि मात्र दोस्तों दो जगह से प्राप्त हुए हैं। एक शाहबाजगढ़ी, और याद रखनी है एक हो जाएगा मानसेहरा। क्या बोलेंगे? मानसेहरा। ये दोनों को एकदम याद रखनी है। और अगर हम लोग अशोक, यहाँ से अशोक के बारे में बात करेंगे, इनका कुल बड़ा 14 अभिलेख हुआ, जिसमें सबसे बड़ा अभिलेख जो है, याद रखनी है, 7वां अभिलेख हुआ, या लंबा बोल सकते हैं। और सबसे छोटा अभिलेख की बात करेगा तो वो हो जाएगा, याद रखनी है, रुम्मनदई अभिलेख। क्या बोलेंगे? रुम्मनदई अभिलेख हो जाएगा। ठीक है। और 13वां अभिलेख में दोस्तों किसकी चर्चा है? तो याद रखनी है, कलिंग युद्ध की चर्चा है। किसकी चर्चा है? कलिंग युद्ध की चर्चा है। और याद रखनी है दोस्तों, दो तीन अभिलेख ऐसे हैं, जैसे बोल सकते हैं दोस्तों, ये आपका हो जाएगा मास्की। क्या बोलेंगे? मास्की हो जाएगा। और याद रखनी है आपका हो जाएगा गुर्जड़ा। क्या बोलेंगे? गुर्जड़ा। और आपका हो जाएगा, याद रखनी है, नेट्टूर। क्या बोलेंगे? नेट्टूर। और याद रखनी है एक आपका हो जाएगा उडेगुलम। ये ऐसे 4 अभिलेख हैं जिसमें कि अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। क्या बोलेंगे? अशोक का नाम अशोक मिलता है। और एक याद रखनी है दोस्तों, आपका कहलाता है भाबरू अभिलेख। भाबरू अभिलेख जो है दोस्तों, ये कहाँ पर है? तो भाबरू अभिलेख की बात करेंगे तो ये आपका राजस्थान में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा। और इसमें अशोक अपने आप को किस नाम से जानते थे? तो याद रखनी है, सम्राट कहा था। किसमें? सम्राट। तो ये सभी चीज एकदम आपको अशोक के बारे में जानकारी रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि याद रखनी है, सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो देखिए, प्राचीन में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है, याद रखनी है, 6ठी 8वीं शताब्दी में एक आपको ट्रिक याद रखनी है, हसीन मसुक सा। क्या बोलेंगे? हसीन मसुक सा। यहाँ से आपको एक भी चीज भूलने की जरूरत नहीं होगी। देखिए, ह से हो जाएगा, याद रखनी है आपको, हर्यक वंश। ठीक है। स्व से हो जाएगा, याद रखनी है, शिशु नाग वंश। क्या बोलेंगे? शिशु नाग वंश। नौ से हो जाएगा, याद रखनी है, नंद वंश। मौ से आपका हो जाएगा मौर्य वंश। ठीक है। सु से हो जाएगा, याद रखनी है, शुंग वंश। और क्यों से हो जाएगा, याद रखनी है, कन वंश। और सा से हो जाएगा सातवाहन वंश। क्या बोलेंगे? सातवाहन वंश। तो यहाँ से शुंग वंश के बाद पूछा है तो कन वंश हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कन वंश। तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे, हर्यक वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? बिंबिसार हो जाएंगे। ठीक है। शिशुनाग का शिशुनाग ही हो जाएगा, पुष। और नंद वंश का अगर हम लोग बात करेंगे तो महापदम नंद हो जाएंगे। कौन बोलेंगे? महापदम नंद हो जाएंगे। मौर्य वंश का याद रखनी है, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। ठीक है। शुंग वंश का हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। क्या बोलेंगे? पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। कन वंश का याद रखनी है, संस्थापक हो जाएगा वासुदेव। सातवाहन वंश का संस्थापक हो जाएगा, याद रखनी है, सिमुख। कौन हो जाएंगे दोस्तों? सिमुख हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है? तो राज्य का राज्यपाल दोस्तों, याद रखनी है, इसकी चर्चा भारतीय संविधान के 153 में है। और ये राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति कर सकते हैं, अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं, रोज लोक सेवा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं। तो उपयुक्त में सभी हो जाएगा। लेकिन यहाँ से एक चीज ध्यान दीजिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, लेकिन इसको हटाता कौन है? तो याद रखनी है, इसको हटाने का पावर राज्यपाल को नहीं है, बल्कि कौन हटाते हैं? राष्ट्रपति हटाते हैं। तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? अगर राज्य के संदर्भ में आपको पूछेगा तो वो आपका हो जाएगा महाधिवक्ता। और महाधिवक्ता की चर्चा भारतीय संविधान के 165 आर्टिकल में है। वहीं केंद्र में दोस्तों अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत का पहला विधि अधिकारी जो होता है, महान्यायवादी होता है। और महान्यायवादी अभी कौन है दोस्तों? याद रखनी है, आर वेंकट रमनी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आर वेंकट रमनी हो जाएंगे। और सबसे पहला जो था दोस्तों, कौन था? MG सीतलवार था। और याद रखनी है, महान्यायवादी एक ऐसे पर्सनैलिटी होते हैं जो कि, याद रखनी है, संसद के किसी भी सदन में बैठ सकते हैं। याद रखनी है, बैठ सकते हैं। और बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन याद रखनी है, वोटिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा, कई बार यहाँ से भी प्रश्न आपको पूछा गया है। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी आरक्षित सीटें हैं? तो 38। और अनुसूचित जनजाति के लिए अगर पूछेगा तो याद रखनी है कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। और बिहार विधानसभा की बात करेंगे तो अभी दोस्तों बिहार विधानसभा का दोस्तों चुनाव हुआ है, ठीक है। बिहार विधानसभा में चुनाव में दोस्तों सबसे अधिक बहुमत किसके द्वारा लाया गया है? तो याद रखनी है एनडीए सरकार, जिसमें जदयू और दोस्तों बीजेपी आती है। और यही दोस्तों मिलकर दोस्तों अपना सरकार बनाया है। और सरकार में दोस्तों सीएम किसको बनाया गया है? तो याद रखनी है नीतीश कुमार को। क्या बोलेंगे? नीतीश कुमार को दोस्तों अपना सरकार बनाया है, ठीक है। और कुल कितने 2 सीट लाए हैं? 202 सीट लाए हैं दोस्तों। और याद रखनी है इनका जो दोस्तों बोल सकते हैं मतलब कि चुनाव का दोस्तों जो ऑर्डर किया गया था 6 अक्टूबर को दोस्तों आदेश दिया गया था। और याद रखनी है पहला चरण हुआ 6 नवंबर को, दूसरा चरण हुआ 11 नवंबर को, 6 नवंबर को मध्यवर्ती क्षेत्र में, 11 नवंबर को सीमावर्ती क्षेत्र में। और इसका चुनाव का परिणाम जो हुआ दोस्तों कब निकला? 14 नवंबर को निकला। कब निकला दोस्तों? 14 नवंबर को। तो ये सभी चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 19 जून 1968 को लागू किया गया था। उस समय बिहार का राज्यपाल कौन था? नित्यानंद कानूनगो थे। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बिहार के संदर्भ में, और बिहार में दोस्तों राष्ट्रपति शासन, क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन जो लगते हैं दोस्तों अनुच्छेद 356 के माध्यम से लगता है। और अभी तक सबसे पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था दोस्तों वो कब लगाया गया था? तो याद रखनी है वो लगा था सबसे पहली बार पंजाब में, ठीक है। और सबसे अगर अधिक बार पूछेगा, सबसे अधिक में दोस्तों उत्तर प्रदेश और मणिपुर था, लेकिन अभी जो है मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर में टोटल याद रखनी है 11 बार दोस्तों लग चुके हैं। और अभी वर्तमान में मणिपुर में लगे ही हैं कुकी जनजाति के विद्रोह के कारण, ठीक है। और यहाँ पर याद रखनी है अगर हम लोग बिहार के संदर्भ में बात करेंगे तो बिहार में सबसे पहली बार 1968 में लगा था। और सबसे लेस्ट दोस्तों 2005 में लगा था। टोटल कितना बार लगा है दोस्तों? 8 बार लगा है। और सबसे पद करेगा अधिक समय तक दोस्तों, अधिक समय तक दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल किस में कहाँ पर लगाया गया था? तो याद रखनी है जम्मू कश्मीर में लगाया गया था। कहाँ पर दोस्तों? जम्मू कश्मीर में लगभग 6 वर्षों तक लगाया गया था। तो यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहीं पर से सीएम अगर पूछेगा तो कौन हो जाएगा? तो भोला पासवान हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? भोला पासवान हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार में स्थित अभ्यारण्य और इसमें मिलान करना है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पर है? पटना में है। वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य कहाँ पर है? चंपारण में है। और कैमूर अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ पर हो जाएगा? तो रोहतास में हो जाएगा। और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ पर हो जाएगा? बोध गया हो जाएगा। राजगीर अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? नालंदा। यानी 5 3 2 4 1, 5 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, ठीक है। चलिए सूची एक को कांवर झील दोस्तों कहाँ पर है? तो ये दोस्तों बेगूसराय में हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करेंगे कुशेश्वर दोस्तों कहाँ पर हो जाएगा? दरभंगा में हो जाएगा। गोगाविल झील कहाँ पर है? कटिहार में है। और नागी नकटी दोस्तों कहाँ पर हो जाएगा? जमुई में हो जाएगा। 4 2 1 3, 4 2 1 3 देखिए कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में सूचीबद्ध खनिजों का दोस्तों चूना पत्थर कहाँ पर पाया जाता है? दोस्तों चूना पत्थर की बात करेंगे तो ये रोहतास में पाया जाता है। मैग्नेटाइट की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर बाका की बात करेंगे नीचे है। चिकनी मिट्टी दोस्तों कहाँ पर पाया जाता है? बांका में पाया जाता है। और बॉक्साइट की बात करेंगे तो बॉक्साइट आपका कहाँ पर पाया जाता है? मुंगेर में पाया जाता है। यहाँ पर से अगर हम लोग बात करेंगे तो एक तीन एक सॉरी यहाँ पर एक और हो जाएगा दोस्तों 2 और 4 3, 1 2 4 3 देखिए कहाँ पर है? 1 2 4 3 कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? इस तरह से आप मिला लीजिएगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर। अगर हम लोग बात करेंगे बिहार में दोस्तों सबसे कम साक्षरता दर है। और सबसे अधिक की बात करेगा, सबसे अधिक अगर आपको पूछेगा तो वो आपका कहलाएगा केरल। कहाँ कहलाएगा दोस्तों? केरल। और बिहार में अगर हम लोग बात करेंगे 61.80 दोस्तों टोटल साक्षरता दर है। कितना है? टोटल साक्षरता दर। और यहीं पर अगर हम लोग बात करेंगे मेल की बात करेंगे तो मेल दोस्तों कितना है? याद रखनी है 71.20, ठीक है। और फीमेल की बात करेंगे, फीमेल जो आपका हो जाएगा दोस्तों 51.50 हो जाएंगे। ये प्रतिशत में है तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पूछ रहा है पुरुष तो ये हो जाएगा 71.2%, ठीक है। चलिए 23 अप्रैल 1857 को बाबू कुंवर सिंह ने किसके साथ मुठभेड़ में गोली लगा ली? तो याद रखनी है वो हो जाएगा कैप्टन ली ग्रांट, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे बिहार से नेतृत्व किसने किया था? आपको पूछ सकता है जगदीशपुर। क्या बोलेंगे? जगदीशपुर से नेतृत्व किसने किया था या आरा से नेतृत्व किसने किया था? सभी का आंसर 1857 की क्रांति के उपलक्ष्य में कौन हो जाएगा? तो वीर कुंवर सिंह हो जाएगा। वहीं अगर आपको पूछेगा याद रखनी है इलाहाबाद से नेतृत्व किसने किया? आपको पूछेगा अवध से नेतृत्व किसने किया? आपको पूछ सकता है लखनऊ से नेतृत्व किसने किया? आपको पूछ सकता है झांसी से नेतृत्व किसने किया? आपको पूछ सकता है दोस्तों याद रखनी है
दिल्ली से सैन्य नेतृत्व किसने किया? आपको पूछ सकता है मेरठ से नेतृत्व किसने किया? आपको पूछ सकता है कानपुर से नेतृत्व किसने किया? आपको पूछ सकता है ग्वालियर से नेतृत्व किसने किया? तो ये सब चीज़ ध्यान दीजिएगा। आपको फैजाबाद से पूछ सकता है नेतृत्व किसने किया? तो इतना को एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इलाहाबाद से कौन हो जाएगा? तो लियाकत अली खां हो जाएंगे, ठीक है। अवध और लखनऊ से हो जाएंगे बेगम हजरत महल। झांसी से हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई। दिल्ली से हो जाएगा, याद रखनी है, क्या बोलते हैं उसको? बख्त खां। क्या बोलेंगे? बख्त खां। मेरठ से हो जाएगा कदम सिंह। क्या बोलेंगे? कदम सिंह। कानपुर से हो जाएगा नाना साहब। क्या बोलेंगे? नाना साहब। ग्वालियर से हो जाएगा, याद रखनी है, तात्या टोपे। फैजाबाद से हो जाएगा मौलवी अब्दुल्ला, ठीक है। ये सभी चीज को एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा। देखिए, तृतीय दिल्ली दरबार दोस्तों कब हुआ था? तो आपको पता होगा 1911 में हुआ था। बोल सकते हैं 1911 में ही, 12 दिसंबर 1911 में ही बिहार का घोषणा हो गया था। और बिहार दोस्तों राज्य कब बना? तो 22 मार्च 1912 को। कब बना? 22 मार्च 1912 को बना, ठीक है। और बिहार से दोस्तों उस समय उड़ीसा सम्मिलित था, लेकिन उड़ीसा जो पूर्ण रूप से अलग हुआ वो हुआ दोस्तों, बोल सकते हैं 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हुआ। और याद रखनी है 15 नवंबर 2000 को ये दोस्तों कौन हुआ? अलग हुआ? बिहार से झारखंड अलग हुआ, ठीक है। तो ये सभी चीज को ध्यान दीजिएगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। मजरूल हक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम दी मदरलैंड है। कौन है दोस्तों? दी मदरलैंड हो जाएगा। कौन हो जाएगा? दी मदरलैंड हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा का उपग्रह है, तो ये शनि का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शनि का। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है। बृहस्पति का याद रखनी है ग्रेनीमीड, सबसे बड़ा उपग्रह में से ये भी दोस्तों आता है। और मंगल का अगर हम लोग बात करेंगे, दो उपग्रह है, एक आपका है फबोस और एक आपका क्या हो जाएगा? डिबोस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण कब होता है? तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आपका है सूर्य, और यहाँ पर दोस्तों आपका है पृथ्वी, और बीच में पड़ता है चंद्रमा। याद रखनी है, जब पृथ्वी और सॉरी सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है, तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है, और इसी दिन को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। क्या बोलेंगे? पूर्णिमा का दिन बोला जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग होता है? अगर देखिए वायुमंडल की बात करेंगे तो सबसे नीचा कहलाता है क्षोभ मंडल। क्या कहलाता है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर कहलाता है, याद रखनी है, समताप मंडल। समताप मंडल के ऊपर कहलाता है मध्य मंडल, और मध्य मंडल के ऊपर कहलाता है आयन मंडल, और आयन मंडल के ऊपर कहलाता है बहिर्मंडल, ठीक है। इसको याद रखनी है। और ये जो आपका वायुमंडल संबंधी होता है दूर संचार प्रणाली, वो दोस्तों आयन मंडल में होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयन मंडल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बैरोमीटर में पारे की तल को अचानक गिरावट किसका है? भारी वर्षा या तूफान का बोल सकते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए, जब धीरे धीरे दोस्तों नीचे आएगा, क्या बोलेंगे? धीरे धीरे जब नीचे आएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा? याद रखनी है, बारिश आने की संभावना होगा, बारिश आने की संभावना। और धीरे धीरे जब ऊपर जाएगा, धीरे धीरे बोल सकते हैं ऊपर जाएगा, क्या बोलेगा? ऊपर जाएगा तो मौसम साफ रहेगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थानीय वायु का नाम है और संबंधित देश। सिराको दोस्तों फ्रांस का है? नहीं दोस्तों, सिराको अगर हम लोग बात करेंगे यूरोप और अफ्रीका का हो जाएगा, ठीक है। बोरा दोस्तों इटली का है, बिलिटजार्ड कनाडा का है। तो पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? केवल एक कथन सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक सतपुरा और बिंद पर्वतमाला के बीच बहती है? नर्मदा नदी। नर्मदा एक ऐसी नदी है जो कि याद रखनी है अपने उद्गम से दोस्तों, याद रखनी है अपने उद्गम से पश्चिम की तरफ बहती है। और ये एक ऐसा नदी है जो कि याद रखनी है, बोल सकते हैं डेल्टा का निर्माण नहीं करता है, बल्कि किसका निर्माण करता है? तो एक्सचुरी का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। और अगर हम लोग बात करेंगे इसका उच्चतम मध्यम कहाँ पर हो जाएगा, तो याद रखनी है मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से हो जाएगा, ठीक है। और इसकी लंबाई की बात करेंगे 1312 किलोमीटर कुल लंबाई हो जाएगा। इसकी सहायक नदियां आपको एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। सहायक नदियों में याद रखनी है दोस्तों आपका कौन हो जाएगा? ओरसंग। क्या बोलेंगे? ओरसंग। उसके बाद याद रखनी है तवा। उसके बाद याद रखनी है बंजर, ठीक है। ये सब याद रखनी है, इसकी सहायक नदियां हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे चार नदियों के नाम दिए गए हैं, लंबाई के दृष्टिकोण से सजाना है कि कौन सा नदी पहले है। तो सबसे लंबा हो जाएगा गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर। महानदी की बात करेंगे तो 800, कहीं 851 भी लिखता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। नर्मदा नदी अभी तुरंत बताया 1312 किलोमीटर। और कृष्णा दोस्तों 1401 किलोमीटर हो जाएगा। तो सबसे हो जाएगा 3, उसके बाद 2, उसके बाद
4 उसके बाद 1, 3, 2, 4, 1 देख लीजिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यमुना कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। कृष्णा दोस्तों कर्नाटक के मतलब मध्य प्रदेश के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। गोदावरी दोस्तों याद रखनी है, महाराष्ट्र के नासिक के त्रिम्बकम पहाड़ी से निकलती है। और महानदी छत्तीसगढ़ के सिंहवा श्रेणी से निकलती है। 4-3-2-1, 4-3-2-1 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। चलिए नीचे दिए गए देखिए गोल्डन क्रांति किससे संबंधित हो जाएगा, तो गोल्डन क्रांति की बात करेंगे तो बागबानी से हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ग्रे क्रांति उर्वरक से हो जाएगा। और पीली क्रांति दोस्तों हो जाएगा तिलहन से। और काली क्रांति हो जाएगा पेट्रोलियम से। तो 2-4-1-3, 2-4-1-3 देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। आगे की बात करेंगे, राजस्थान में स्थित खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये दोस्तों हो जाएगा तांबा के लिए। किसके लिए, तांबा के लिए। मध्य प्रदेश का याद रखनी है, हीरा का मतलब बोल सकते हैं पन्ना का खान किसके लिए संबंधित हो जाएगा, तो हीरा से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। चलिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं, 2 फरवरी को मनाते हैं, 3 हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं, 29 जुलाई को, तो 1 हो जाएगा। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, 22 मार्च को। और अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, तो 22 अप्रैल को। तो यहाँ से 3-1-4-2, 3-1-4-2 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया, तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल को। देखिए पंचायती राज याद रखनी है, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा एक अनुसूची में 11वीं अनुसूची जोड़ा गया। और याद रखनी है पंचायती राज का दर्जा दिया गया। और किसके द्वारा दिया गया, तो याद रखनी है एल एम सिंघवी समिति के सिफारिश पर। और एल एम सिंघवी समिति के सिफारिश पर ही सबसे पहले जो है 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज लागू हुआ। और 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ही याद रखनी है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त की गई, ठीक है। चलिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क हो जाएगा। और इसका गठन 1945 को हुआ, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। एचडीआई मतलब बोल सकते हैं डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब कि मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यूएनडीपी के द्वारा। और ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में अभी भारत का रैंक कितना है, 130 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया, तो ग्रीन डाटा सेंटर सबसे पहले उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में किया गया, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरसोनिक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल यानी एसएलबीएम, ठीक है। इसका जो किया गया किसके द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा किया गया। और डीआरडीओ का गठन कब किया गया है, 1958 ईस्वी में। और इसका हेडक्वार्टर की बात करेगा तो कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, नई दिल्ली हो जाएगा। और अभी इसका मतलब बोल सकते हैं अध्यक्ष कौन है, डीआरडीओ का अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएगा, शमीर कामंत हो जाएंगे। क्या बोलेंगे, शमीर कामंत हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य एसडीडी सूचकांक 2025 में भारत का रैंक कितना है, 99। और अगर अंक पूछेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, याद रखनी है 67 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की यहाँ पर से कुछ सूचकांक के बारे में आपको देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखिए, याद रखनी है शांति सूचकांक, क्या बोलेंगे, शांति सूचकांक। याद रखनी है खुशहाली सूचकांक, क्या बोलेंगे, खुशहाली सूचकांक। याद रखनी है अगर हम लोग बात करेंगे पासपोर्ट सिंह, क्या बोलेंगे, पासपोर्ट इंडेक्स में दोस्तों भारत का रैंक क्या है। और बोल सकते हैं भूखमरी सूचकांक, क्या बोलेंगे, भुखमरी सूचकांक में दोस्तों क्या है। और यहाँ पर से बोल सकते हैं भ्रष्टाचार, क्या बोलेंगे, भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का रैंक क्या है। ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है। और याद रखनी है एशिया फायर इंडेक्स में क्या रैंक है। यहाँ पर से अगर बात करेंगे दोस्तों, एचडीआई में दोस्तों कितना है, 130 है। शांति सूचकांक में 115 है। खुशहाली सूचकांक में 100, भारत का रैंक 18 है। पासपोर्ट में याद रखनी है पहले 85 से 77 हुआ, फिर से 85 हो गया। भुखमरी में दोस्तों 102 है। भ्रष्टाचार सूचकांक में 96 है। ग्लोबल में चौथा है। और याद रखनी है एशिया पायर इंडेक्स में तीसरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अंबुबाची उत्सव प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है, असम में। और याद रखनी है हाइड्रोजन का नैनो रूप जो तैयार किया गया है कहाँ पर, हाइड्रोजन के याद रखनी है थी असम के नाम रूप में किया गया है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से याद रखनी है सेला सुरंग, क्या बोलेंगे, सेला सुरंग जो दोस्तों कहाँ पर बनाया गया, तो याद रखनी है अरुणाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भाषिनी किस मंत्रालय द्वारा विकसित एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित अनुवादक मंच है, तो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है। चलिए विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 तो नई दिल्ली में होगा, नई दिल्ली में होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काली टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, कर्नाटक में। जो अंसी टाइगर रिजर्व था ना दोस्तों, अंसी टाइगर रिजर्व का नाम बदल के क्या कर दिया गया, काली टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। और यहीं पर से याद रखनी है अगर आपको पूछेगा, याद रखनी है अगर आपको पूछेगा नागर होल, क्या बोलेंगे, नागर होल दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो वो भी दोस्तों आपका कर्नाटक में हो जाएगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा। ओडिशा में याद रखनी है सिमलीपाल, क्या बोलेंगे, सिमलीपाल दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ओडिशा में। और अभी जो है 58वां क्रम का दोस्तों टाइगर रिजर्व बनाया गया वो कौन हो जाएगा, माधवगढ़। माधव कहाँ पर है दोस्तों, याद रखनी है मध्य प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा बिहाली ऑपरेशन शुरू किया गया? तो ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में चलाया गया। कहाँ पर दोस्तों? जम्मू कश्मीर में पहलगांव हमले के बाद चलाया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर क्षेत्रमा नाटो शिखर सम्मेलन 2025 की बात करेगा तो इसका दोस्तों कहाँ पर बनाया गया? नीदरलैंड में। कहाँ पर? नीदरलैंड की राजधानी याद रखनी है, कहाँ हो जाएगा? दी हीग हो जाएगा। और नाटो का याद रखनी है 31वां सदस्य कौन बना और 32वां सदस्य आपका बीपीएससी पूछ लिया है तो याद रखनी है वो हो जाएगा स्वीडन। क्या हो जाएगा? स्वीडन। और 31वां की बात करेगा तो वो हो जाएगा फिनलैंड। क्या हो जाएगा? फिनलैंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हाल ही में किसने डीएम बिरैया के द्वारा लिखित पुस्तक अंबेडकर का संदेश लॉन्च किया है? तो जगदीप धनकर। जगदीप धनकर भारत के उपराष्ट्रपति से इस्तीफा दे दिए और अभी इनके जगह पर कौन बने हैं? तो याद रखनी है सीपी राधाकृष्णन बने हैं। कौन बने हैं? सीपी राधाकृष्णन। क्रम से 15वें नंबर के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने किस दिन को बांग्ला दिवस तो 8 अगस्त को मनाने का घोषणा किया? किस दिन को? 8 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप कहाँ आयोजित किया गया? तो ये चेन्नई में किया गया। कहाँ पर किया गया दोस्तों? चेन्नई में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र? तो ये आगरा में किया गया, उत्तर प्रदेश के आगरा में। ठीक है, चलिए। हाल ही में किसे नया रॉ प्रमुख बनाया गया? पराग जैन का। और ये 1989 के याद रखनी है आईएएस अधिकारी के, ये हो जाएंगे पराग जैन। ठीक है, चलिए। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है तो यहाँ पर से स्मॉल हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तों याद रखनी है सी कैन, कैन हो जाएगा। ठीक है, और हिंदी का क्वेश्चन यहाँ पर युधिष्ठिर का संधि विच्छेद हो जाएगा युधिष्ठिर, युधिष्ठिर युद्ध जोर स्थिर। ठीक है, जो दूसरों के द्वारा उपकार किए गए हैं इसका उनका हो जाएगा परोपकार। क्या हो जाएगा? परोपकार हो जाएगा। तो इसको सही कर लीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? उन्नति का अवनीति बिल्कुल, उन्नु का दोस्तों सुमुख नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? विमुख हो जाएगा। तो यही गलत है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए, अब देखिए यहाँ से दोस्तों मैथ के क्वेश्चन कुछ दिए गए हैं, इसको आप लोग बना लीजिएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, तो आज कैसा लगा डिस्कशन? बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने डिस्कशन कराया। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आता होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी चैनल में नहीं जुड़े हैं अभी तक प्लीज़ जुड़ जाइए, क्योंकि अभी जो है 1 जनवरी के बाद जो है आपका प्रत्येक सब्जेक्ट का मैराथन हम आपके लिए लेके आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।